जरा एक पल के लिए ना एक बहुत ही सामान्य सी स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि मेज पर एक बिल्कुल ताज़ा और एकदम ऑर्गेनिक सेब रखा है। ठीक है। देखने में वो एकदम सही है, लेकिन जिस व्यक्ति ने उस सेब को काटा है ना, वो उस समय भयंकर गुस्से में था, या कह लें कि किसी गहरी चिंता में डूबा हुआ था। जो कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत आम बात है। बिल्कुल। तो आज हम जिन स्रोतों और लेखों का विश्लेषण कर रहे हैं ना, वे एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा करते हैं। मतलब उनका कहना है कि उस काटने वाले का गुस्सा और उसकी जो चिंता है ना, वो अब उस सेब के अंदर प्रवेश कर चुकी है। ओह, मतलब ऊर्जा के स्तर पर। हाँ, और जो भी व्यक्ति सेब को खाएगा वो अनजाने में उस व्यक्ति के तनाव को भी निगल रहा है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी धारणा की पड़ताल करने वाले हैं। ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प विषय है ना? हमारे सामने जो स्रोत हैं वे ये दावा करते हैं कि हमारी रसोई या तो एक बेहद पवित्र आध्यात्मिक केंद्र हो सकती है या फिर एक जहरीला डंपिंग ग्राउंड। बिल्कुल। और ये सब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि खाना पकाने वाले के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा है। सच कहूं तो ये एक बहुत ही विचलित करने वाली शुरुआत है। मतलब हम आमतौर पर भोजन को केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन के नजरिए से देखते हैं ना। हाँ, हम तो सिर्फ कैलोरीज ही गिनते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो अध्ययन और स्रोत है वो एक बिल्कुल अलग ही प्रतिमान या कहें कि पैराडाइम की बात कर रहे हैं। वे भोजन पकाने और ग्रहण करने के आध्यात्मिक और ऊर्जावान पहलुओं को सामने रखते हैं। स्रोत सामग्री इस बात पर जोर देती है कि खाना पकाने की प्रक्रिया केवल कुछ भौतिक तत्वों को आग पर गर्म करने तक सीमित नहीं है। मतलब ये एक सूक्ष्म, ऊर्जावान और बहुत गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। चलिए इस विषय को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये बात आसानी से हजम कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो दिन भर के काम के बाद जब मैं रसोई में जाती हूं तो मेरा मुख्य लक्ष्य बस किसी तरह खाना बनाकर पेट भरना होता है। हाँ, एक काम निपटाने जैसी भावना होती है। बिल्कुल। उधर प्रेशर कुकर की सीटी बज रही होती है, मैं एक हाथ से ऑफिस का ईमेल चेक कर रही होती हूँ और अचानक याद आता है कि अरे सब्जी में नमक डालना तो भूल ही गई। ये तो हर घर की कहानी है। तो इस पूरी अफरा तफरी में स्रोत सामग्री का ये कहना कि मुझे खुद को एक सुंदर सृष्टिकर्ता या ब्यूटीफुल क्रिएटर मानना चाहिए, ये मुझे थोड़ा अव्यवहारिक लगता है। सुनने में थोड़ा किताबी लगता है। हाँ, मतलब क्या ये एक थका देने वाले काम को या एक बोरिंग कोर को सिर्फ एक फैंसी नाम देने जैसी बात नहीं है? आपका ये संशय बिल्कुल स्वाभाविक है। मतलब आधुनिक जीवन शैली में खाना बनाना अक्सर एक उबाऊ काम ही बन गया है जिसे बस किसी तरह निपटाना होता है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि स्रोत सामग्री इसी मानसिकता पर प्रहार करती है। अच्छा, तो वो इसे फैंसी नाम नहीं दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत ये तर्क देते हैं कि जब कोई व्यक्ति खुद को एक मशीन के पुर्जे की तरह देखता है कि भाई बस सब्जी काटनी और गैस जलानी है, तो वो प्रक्रिया वास्तव में ऊर्जा सोखने वाली बन जाती है। आप और थक जाते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। तो जो सुंदर सृष्टिकर्ता शब्द का इस्तेमाल स्रोत में किया गया है ना, वो किसी काव्यात्मक सजावट के लिए नहीं है। ये एक मानसिक बदलाव की तकनीक है। मानसिक बदलाव। स्रोत के अनुसार जब मानसिकता ये होती है कि प्रकृति द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थों को हम एक नई और पवित्र ऊर्जा के साथ तैयार कर रहे हैं, तो वो कृत्य प्रकृति के तत्वों के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका बन जाता है। मतलब हमारा नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल। ये सोच रसोई घर को एक कारखाने से निकाल के एक पवित्र स्थान बना देती है। अरे, तो क्या हम यहाँ ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ हमारे काम करने के तरीके को नहीं बल्कि उस काम के परिणाम को भी बदल रहा है? हाँ, बिल्कुल। 100%। मुझे यहाँ एक चित्रकार की याद आती है। मतलब जैसे एक चित्रकार जब कैनवस पर रंग भरता है तो वो केवल ब्रश नहीं घिस रहा होता ना, वो अपनी भावनाएं, अपनी पूरी ऊर्जा उस पेंटिंग में डालता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। लेकिन एक चित्रकार अपनी मर्जी से पेंटिंग करता है। रसोई में अक्सर लोग मजबूरी में काम करते हैं, थकावट में काम करते हैं। तो क्या ये स्रोत ये सुझाव दे रहा है कि अगर हम अपनी रसोई को एक कैनवस मान ले और अपने विचारों को रंग, तो हम उस मजबूरी को भी एक कला में बदल सकते हैं? बिल्कुल। स्रोत इसी बात को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ जो सबसे अहम बात है वो इरादे या इंटेंशन की है।
इंटेंशन। स्रोत के मुताबिक जब कोई व्यक्ति मजबूरी की भावना के साथ खाना बनाता है तो वो भोजन में उस मजबूरी और चिड़चिड़ाहट की ऊर्जा को डाल रहा होता है। बाप रे। लेकिन जब वही व्यक्ति सचेत रूप से मतलब एक्टिवली ये स्वीकार करता है कि वो प्रकृति के उपहारों को एक दिव्य पोषण में बदल रहा है तो बदलाव आ जाता है। ये बदलाव केवल सोचने के तरीके में है, लेकिन स्रोत का दावा है कि इसका सीधा असर भोजन के सूक्ष्म स्वरूप पर पड़ता है। देखिए, ये मानसिकता वाली बात तो समझ में आती है और सच कहूं तो ये सुनने में बहुत अच्छी भी लगती है, लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी समस्या नजर आती है। क्या समस्या? स्रोत सामग्री में प्रदूषण, गैस उत्सर्जन, वनों की कटाई, ओजोन परत का क्षरण और ग्लोबल वार्मिंग जैसे बहुत ही गंभीर भौतिक मुद्दों की एक लंबी सूची दी गई है। हाँ, उन्होंने पर्यावरण के पहलू को छुआ है और उसमें स्पष्ट लिखा है कि आज हमारे फल और सब्जियां गलत तरीकों से उगाए जा रहे हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अब अगर बाजार से लाया गया टमाटर रसायनों और कीटनाशकों से भरा हुआ है, तो क्या रसोई में खड़े होकर मैं एक सुंदर सृष्टि करता हूं सोचने से उसके अंदर के केमिकल खत्म हो जाएंगे? ये बहुत लॉजिकल सवाल है। मतलब क्या ये सकारात्मक ऊर्जा सिर्फ एक आध्यात्मिक बैंडेड की तरह नहीं है जिसे हम एक बहुत गहरी भौतिक चोट पर लगा रहे हैं? मैं समझ गया आप क्या कह रही हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तार्किक सवाल है, लेकिन अगर हम स्रोत सामग्री को गहराई से पढ़ें तो वो ये दावा बिल्कुल नहीं कर रही है कि आपके अच्छे विचार टमाटर के रसायनों को भौतिक रूप से नष्ट कर देंगे। तो फिर वो क्या कह रहे हैं? कीटनाशक तो हवा में नहीं उड़ जाएंगे ना? नहीं, वो उड़ेंगे नहीं। स्रोत यहाँ भौतिक अशुद्धता और सूक्ष्म अशुद्धता के बीच एक बहुत ही स्पष्ट रेखा खींचता है। तो फिर इन दोनों में क्या अंतर है? मतलब स्रोत इन वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को हमारी रसोई की थाली से कैसे जोड़ रहा है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो स्रोत ये समझाता है कि प्रकृति के मूल तत्व जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश ये अपने आप में शाश्वत और पवित्र हैं। ठीक है। लेकिन इंसानों के अत्यधिक और अनियंत्रित दोहन के कारण इन तत्वों ने अपना मूल स्वरूप खो दिया है। मतलब जब मिट्टी प्रदूषित होती है या ओजोन परत का क्षरण होता है तो उसका सीधा असर उन तत्वों की गुणवत्ता पर पड़ता है जिनसे हमारा भोजन बनता है। स्रोत का तर्क यह है कि जब हम वो रासायनिक रूप से उगाया गया सेब घर लाते हैं ना, तो हम केवल रसायन नहीं लाते, हम उस पूरे पारिस्थितिक तंत्र की बीमारी और अशुद्धता को भी अपनी थाली में लाते हैं। ओहो, यानी हम अनजाने में वैश्विक प्रदूषण के उस पूरे चक्र को अपने शरीर के अंदर डाल रहे हैं। बिल्कुल। प्रकृति का दोहन सीधे तौर पर हमारे पोषण को प्रभावित कर रहा है। ये विचार ही अपने आप में काफी डराने वाला है। लेकिन फिर वही सवाल वापस आता है, अगर खाना पहले से ही इतना प्रदूषित है तो ये पवित्र ऊर्जा डालने वाली बात काम कैसे करती है? स्रोत के अनुसार बाहरी भौतिक प्रदूषण को तो हम एक हद तक साफ पानी से धोकर या जैविक चीजें खरीदकर कम कर सकते हैं। लेकिन स्रोत यहाँ एक और भी गहरे स्तर की बात करता है। और गहरे स्तर की? हाँ, वो कहता है कि भौतिक पर्यावरण की अशुद्धता के साथ साथ एक सूक्ष्म और आध्यात्मिक अशुद्धता भी है जो शायद इन रसायनों से भी ज्यादा असरदार है। अच्छा। और इस आध्यात्मिक अशुद्धता का मूल कारण कारखानों का धुआं नहीं है, बल्कि मनुष्यों के मन में चल रहे अपवित्र और अशांत भावनाओं से भरे विचार हैं। विचारों का प्रदूषण, इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। मतलब क्या स्रोत ये कह रहा है कि जो चीजें दिखाई भी नहीं देती वे हमारे भोजन को खराब कर रही हैं? बिल्कुल। मैं इसे समझ में चुने वाईफाई नेटवर्क का उदाहरण लेना चाहूंगी। मतलब जैसे हम किसी भी कमरे में बैठते हैं, हमें हवा में कोई किरण या तार दिखाई नहीं देता है ना? हाँ, बिल्कुल नहीं दिखता। लेकिन वाईफाई के अदृश्य सिग्नल वहां मौजूद होते हैं जो हमारे उपकरणों को भारी मात्रा में डेटा से भर देते हैं। तो क्या स्रोत के अनुसार हमारे विचार भी इसी तरह के किसी अदृश्य सिग्नल की तरह काम करते? क्या बात है! ये वाईफाई वाली एनालॉजी स्रोत की अवधारणा को बहुत ही सटीक तरीके से समझाती है। सच में? हाँ, स्रोत साहित्य इस बात पर बहुत जोर देता है कि इंसान की भावनाएं जैसे गुस्सा, चिंता, तनाव या ईर्ष्या ये केवल दिमाग के अंदर रहने वाले विचार नहीं हैं, वे एक तरह की सूक्ष्म ऊर्जा या फ्रीक्वेंसी हैं। फ्रीक्वेंसी। और भोजन और जल विशेष रूप से अपने आसपास के वातावरण की ऊर्जा को अवशोषित या कह लें कि एब्जॉर्ब करने के प्रति बहुत संवेदनशील माने गए हैं। अच्छा। इसलिए जब कोई व्यक्ति अशांत मन के साथ खाना बनाता है
तो वो वाईफाई राउटर की तरह उस भोजन में तनाव और अशांति का डेटा प्रसारित कर रहा होता है। लेकिन जरा रुकिए, अगर मैं प्याज काट रही हूँ और प्याज की वजह से मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसी समय मैं अपने बॉस के साथ हुई किसी बहस को लेकर भी अंदर ही अंदर रो रही हूँ या तनाव में हूँ, हाँ, ऐसा अक्सर होता है। तो क्या भोजन को ये पता चल जाता है कि कौन से आंसू प्याज के हैं और कौन सा तनाव बॉस का है? मतलब क्या ये कहना थोड़ा अतिशोक्ति नहीं है कि मेरा खराब मूड पूरे परिवार के लिए खाना जहरीला बना रहा है? यहाँ स्रोत ये नहीं कहता कि भोजन के पास कोई अपना दिमाग है जो आपके तनाव का कारण समझ सके। भोजन को बॉस से कोई मतलब नहीं है। हाँ, वही मैं सोच रही थी। स्रोत दरअसल ऊर्जा के यांत्रिकीय या मैकेनिक्स ऑफ एनर्जी की बात करता है। ये आपके भौतिक आंसुओं के बारे में नहीं है, बल्कि उस समय आपके अस्तित्व से निकलने वाली वाइब्रेशन या तरंगों के बारे में है। वाइब्रेशन। स्रोत ये तर्क पेश करता है कि इंसान की आंतरिक उथल-पुथल बाहरी दुनिया को प्रदूषित कर रही है, और यहीं से एक बहुत ही खतरनाक चक्र शुरू होता है जिसे स्रोत ने स्पष्ट किया है। वो चक्र कैसे काम करता है? ध्यान से देखिए, स्रोत के अनुसार जब मन अशांत होता है तो वह अशुद्ध विचार पैदा करता है। ठीक है। वे अशुद्ध विचार उस भोजन को सूक्ष्म स्तर पर प्रदूषित कर देते हैं। अब जब कोई दूसरा व्यक्ति उस आध्यात्मिक रूप से अशुद्ध भोजन को ग्रहण करता है तो वह केवल भौतिक कैलोरी नहीं खा रहा है, वह उस अशांति को भी अपने अंदर ले रहा है। बिल्कुल। और परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति का मन भी अशांत हो जाता है। ये एक फीडबैक लूप है। अशांत मन से बना भोजन खाने वाले के मन को और अधिक अशांत करता है, जो फिर समाज में और अधिक अशांति फैलाता है। बाप रे! अगर ये बात सच है तो ये तो ऐसा है जैसे हम हर दिन अनजाने में तनाव, चिंता और गुस्से का सेवन कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल यही हो रहा है। मतलब हम फास्ट फूड या जंक फूड को शरीर के लिए खराब मानते हैं, लेकिन स्रोत के अनुसार तो घर का बना खाना भी अगर गुस्से में बनाया गया है तो वो सूक्ष्म स्तर पर जंक फूड ही है। आप इसे स्पिरिचुअल जंक फूड कह सकती हैं। हाँ, तो जब भौतिक रूप से पर्यावरण इतना प्रदूषित है और सूक्ष्म रूप से हमारे विचार इतने नकारात्मक है, तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान भी स्रोत में दिया गया है। मतलब हम इस आधुनिक जीवन शैली की विषाक्तता या टॉक्सिसिटी को कैसे खत्म कर सकते हैं? क्या हम पूरी तरह से असहाय हैं? नहीं। स्रोत सामग्री इस असहायता का एक बहुत ही दिलचस्प समाधान प्रस्तुत करती है। स्रोत यह स्वीकार करता है कि जब प्रकृति के तत्व इस हद तक अशुद्ध हो जाते हैं, भौतिक और सूक्ष्म दोनों स्तरों पर, तो केवल इंसानी प्रयास उन्हें उनके मूल शुद्ध रूप में लौटाने के लिए पर्याप्त नहीं होते। तो फिर कौन कर सकता है? स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि इस स्थिति में केवल परमात्मा ही उन तत्वों को पवित्र करके उनके मूल रूप में लौटा सकते हैं। यहाँ आकर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। लेकिन ये समाधान काम कैसे करता है? मतलब क्या हम बस भगवान का नाम लेते हैं और अचानक से वो रासायनिक और विचारों से प्रदूषित भोजन एकदम शुद्ध हो जाता है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। तो स्रोत इस यांत्रिकी को कैसे समझाता है? स्रोत इसे किसी जादुई छड़ी की तरह नहीं पेश करता। इसके बजाय वो खाना पकाने वाले व्यक्ति को एक माध्यम या कॉन्ड्यूट के रूप में देखता है। अच्छा, एक माध्यम की तरह। हाँ, स्रोत के अनुसार परमात्मा की ऊर्जा सीधे तौर पर भोजन में प्रवेश नहीं करती, बल्कि वो उस पकाने वाले व्यक्ति के माध्यम से भोजन तक पहुंचती है। व्यक्ति एक पुल बन जाता है। जब वो व्यक्ति ध्यान या परमात्मा की याद में होता है तो वो अपनी खुद की सीमित और तनावपूर्ण ऊर्जा को हटाकर एक उच्च और शुद्ध ऊर्जा को अपने माध्यम से प्रवाहित होने देता है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये कोई निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है जहां हमने बस एक मंत्र पढ़ लिया और काम हो गया? बिल्कुल नहीं, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही विशिष्ट संकल्प या रेजोल्यूशन का उल्लेख किया गया है, जिसे खाना बनाते समय अपनाने की सलाह दी गई है। मैं चाहूंगी कि हम उस संकल्प को डिकोड करें। जरूर। स्रोत कहता है, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। मैं प्रकृति द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थों से भोजन बना रही हूँ। परमात्मा की याद से अपनी सुंदर आंतरिक स्थिति बनाए और भोजन में परमात्मा की पवित्र ऊर्जा जा रही है। हाँ, यही वो मुख्य संकल्प है। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इस संकल्प को अगर हम टुकड़ों में बांटें तो इसके 3 मुख्य भाग हैं। पहला है, मैं प्रकृति द्वारा दिए गए खाद्य पदार्थों से भोजन बना रही हूँ। यह हिस्सा इंसान को उसकी जगह याद दिलाता है, या अहंकार को कम करता है और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड पैदा करता है। आप स्वीकार करते हैं कि यह सामग्री आपकी नहीं,
प्रकृति की है। हाँ, यह उस यांत्रिक सोच को तोड़ता है जहां हम बाजार से खरीदी चीजों को सिर्फ अपनी संपत्ति मान लेते हैं। बिल्कुल। फिर दूसरा भाग आता है परमात्मा की याद से अपनी सुंदर आंतरिक स्थिति बनाएं। तो यहाँ वो हमारी खुद की स्थिति पर बात कर रहे हैं। हाँ, स्रोत यहाँ सक्रिय, सचेत अवस्था या एक्टिव माइंडफुलनेस की मांग कर रहा है। ये सिर्फ भगवान के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि उस याद के माध्यम से अपने अंदर चल रहे तनाव, गुस्से या ऑफिस की चिंताओं को शांत करना है। जैसे अपने आंतरिक वाईफाई के सिग्नल को रीसेट करना। एकदम सही। ये अपने आंतरिक वाईफाई को रीसेट करने जैसा ही है। और फिर तीसरा भाग आता है भोजन में परमात्मा की पवित्र ऊर्जा जा रही है। ये वो चरण है जहां स्रोत दावा करता है कि वो ऊर्जा का स्थानांतरण या एनर्जी ट्रांसफर होता है। बिल्कुल। जब आंतरिक स्थिति सुंदर हो जाती है तो आप उस उच्च ऊर्जा को भोजन में प्रवाहित होने का मार्ग दे देते हैं। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि जब इस उच्च ऊर्जा वाले संकल्प के साथ भोजन पकाया जाता है तो वो एक साधारण आहार से बदलकर दिव्य पोषण बन जाता है। क्या बात है। यह अभ्यास आधुनिक जीवन की भागदौड़ और टॉक्सिसिटी को काटने का एक बेहद शक्तिशाली और व्यवहारिक उपकरण है। स्रोत दावा करता है कि इस प्रकार पकाया गया और शुद्ध किया गया भोजन जब ग्रहण किया जाता है तो वह केवल भौतिक शरीर को ही नहीं बल्कि खाने वाले की आत्मा को भी शांति और पोषण प्रदान करता है। यह एक बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण है। मतलब हम आमतौर पर शरीर के लिए प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स गिनते रहते हैं, लेकिन स्रोत के अनुसार अगर उस भोजन में आत्मा के लिए आध्यात्मिक विटामिन नहीं है तो वो भोजन अधूरा है। बहुत खूब कहा आपने, आध्यात्मिक विटामिन। तो इसीलिए स्रोत यह निष्कर्ष निकालता है कि खाने से पहले या पकाने के दौरान भोजन को शुद्ध करना केवल एक पुरानी परंपरा या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये आज के इस प्रदूषित और तनावग्रस्त युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा सबक है। स्रोत सामग्री हमें ये दिखाती है कि हमारे छोटे छोटे दैनिक कार्य जैसे कि रसोई में काम करना कोई अलग थलग घटनाएं नहीं हैं, तो एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय और आध्यात्मिक चक्र का हिस्सा हैं। हम जो सोचते हैं, जो हम पकाते हैं और जो हम खाते हैं, वे सब आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा और इन स्रोतों के निष्कर्षों को एक जगह समेटें तो सबसे बड़ी बात जो स्पष्ट होती है वो ये है कि भोजन बनाना कोई मजदूरी या थकाऊ काम नहीं है जिसे हमें बस किसी तरह झेलना है। बिल्कुल नहीं। स्रोत हमें आमंत्रित करते हैं कि हम इस प्रक्रिया को परमात्मा की याद और श्रेष्ठ संकल्पों के माध्यम से भौतिक और आध्यात्मिक अशुद्धियों को दूर करने की एक पवित्र प्रक्रिया में बदल दें। ये हमारी रसोई को एक ऐसे स्थान में बदलने की कला है जहां हम केवल अपना पेट नहीं भरते बल्कि अपनी चेतना को भी ऊपर उठाते हैं। बिल्कुल। ये मानसिकता में एक ऐसा बदलाव है जो न केवल हमारे भोजन की गुणवत्ता को बदल सकता है बल्कि हमारे पूरे दिन के अनुभव को भी नया आकार दे सकता है। स्रोत हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारे पास ये शक्ति है कि हम अपने आसपास के वातावरण को अपनी आंतरिक स्थिति से प्रभावित कर सकें। इस चर्चा ने निश्चित रूप से रसोई और खाना पकाने की इस रोजमर्रा की गतिविधि को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन इन स्रोतों का विश्लेषण करने के बाद एक ऐसा विचार उभर कर आता है जिस पर इस चर्चा को समाप्त करने से पहले विचार करना बहुत जरूरी लगता है। वो क्या है? यदि यह सच है, जैसा कि आज के स्रोत दावा करते हैं, कि भोजन बनाते समय विचार और ऊर्जा उस भोजन की प्रकृति को पूरी तरह से बदल सकती है और वह भोजन फिर खाने वाले की आंतरिक स्थिति को गहरे स्तर पर प्रभावित करता है, हाँ, तो जरा एक बड़े पैमाने पर सोचिए। आज के समय में जब बड़े बड़े शहरों में, रेस्टोरेंट्स में या घरों में भी ज्यादातर भोजन तनाव, जल्दीबाजी, मुनाफे की चिंता या चिड़चिड़ाहट के साथ पकाया जा रहा है, ये तो सोचने वाली बात है। क्या यह संभव है कि वो भोजन केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य को ही नहीं बिगाड़ रहा है? क्या यह हो सकता है कि ये आध्यात्मिक रूप से प्रदूषित भोजन हमारे समाज की सामूहिक चेतना को भी चुपचाप आकार दे रहा हो? ओहो। शायद आज दुनिया में जो इतनी अशांति, असहिष्णुता और मानसिक तनाव हम देख रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण वो तनावग्रस्त भोजन है जिसे लोग हर दिन ग्रहण कर रहे हैं। एक बहुत ही गहरा विचार है। जब कोई भी व्यक्ति अगली बार रसोई में कदम रखे और गैस जलाए तो ये याद रखना प्रासंगिक होगा कि वहां केवल एक परिवार का पेट नहीं भरा जा रहा है,
बल्कि शायद भविष्य के समाज की सामूहिक चेतना और सोचने के तरीके का निर्माण किया जा रहा है। एक बहुत ही गहरा और विचारणीय बिंदु है। इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। गहराई में जाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है।